यह वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले 2 वीडियो इकॉनमी के इसी यूट्यूब चैनल पे इकॉनमी PYQ प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है और तमाम विषयों के भी वीडियो अपलोड किए गए हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट में जा कर के या वीडियो सेक्शन में जा कर के देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और बाद में मैं पिन कमेंट में भी उस लिंक को प्रोवाइड करा दूंगा। नमस्कार, अभिवादन करते हैं आपका। प्रश्नों की श्रृंखला में 2 वीडियो और यह वीडियो नंबर 3। अब चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस क्षेत्र को 10वीं योजना परिव्यय में सर्वाधिक प्रतिशत आवंटित किया गया। 2005 मेंस में पूछा गया प्रश्न है, तो अब यह उतना उपयोगी नहीं है क्योंकि यह उस समय के लिए करंट का टॉपिक था। लेकिन अब 10वीं योजना परिव्यय के विषय में अगर पूछ रहा है तो यह ऊर्जा से इसका उत्तर है और इसकी व्याख्या 10वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत लगभग 1 साल के विलंब के साथ 2002 में 21 दिसंबर को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदन मिलने तथा बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के साथ हुई। इसकी अवधि 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक निर्धारित की गई। ज्ञातव्य है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना जो 2 से 7 तक चली, पर राष्ट्रीय बहस के लिए जारी दृष्टिकोण पत्र के मसौदे में देश के नियोजित आर्थिक सामाजिक विकास में पहली बार निजी क्षेत्र के लिए बड़ी भूमिका की कल्पना की गई थी। 10वीं योजना के दौरान सर्वाधिक परिव्यय का आवंटन ऊर्जा क्षेत्र में रहा। आज भी रिलेवेंट हो सकता है यह प्रश्न अगर 10वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रश्न पूछेगा। फिलहाल वो उस समय करंट का टॉपिक था तो यह प्रश्न बना था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। तो योजना अवकाश की जो अवधि थी 1966 से 1969 तक थी, 1966 से 1969 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना 31 मार्च 1966 को समाप्त हो जाती है और चौथी योजना 1 अप्रैल से प्रारंभ होना चाहिए था, किंतु तीसरी योजना की दुर्भाग्यपूर्ण असफलता के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन लगभग स्थिर हो गया था। जून 1966 में भारत सरकार द्वारा भारतीय रुपये के अवमूल्यन की घोषणा की गई ताकि देश के निर्यातों में वृद्धि की जा सके, किंतु इसके अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं हो सके। चौथी योजना को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया और उसके स्थान पर 3 वार्षिक योजनाएं लागू की गई। कुछ अर्थशास्त्रियों ने 1966 से 1969 तक की अवधि को योजना अवकाश या प्लान हॉलीडे की संज्ञा तक दे दी, क्योंकि इस अवधि में कोई नियमित नियोजन नहीं किया गया। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है 11वीं योजना के प्रारूप प्रपत्र के अनुसार लक्षित समृद्धि दर के प्राप्त होने तथा जनसंख्या के 1.5% वार्षिक वृद्धि होने पर एक औसत भारतीय की वास्तविक आय दोगुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही है, 10 वर्षों में। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो 2007 से 2012 के बीच में आई, प्रपत्र के अनुसार लक्षित समृद्धि दर प्राप्त होने तथा जनसंख्या की 1.5% वार्षिक वृद्धि होने पर एक औसत भारतीय की वास्तविक आय 10 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। ऐसा हुआ क्या? यह आंकड़ों का खेल है, ऐसा होता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक रोजगार के अवसर में वृद्धि की आशा की गई थी निर्माण कार्यों में। सेम वही बात व्याख्या में कहा गया है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसकी समय अवधि 2007 से 2012
में निर्माण कार्यों में सबसे अधिक रोजगार के अवसरों की वृद्धि की आशा की गई थी और रोजगार के 7 करोड़ नए अवसर सृजित कर निर्धनता अनुपात में 10% की कमी लाने का लक्ष्य इस योजना में निर्धारित किया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितने IIT स्थापित किए जाएंगे? यह उस समय का करंट अफेयर का प्रश्न रहा होगा और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है, 8 IIT। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और बताया गया है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में 30 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 8 IIT और 7 IIM स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया था। ज्ञातव्य है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के लाभों को देखते हुए केंद्र सरकार सामाजिक विकास क्षेत्र सोशल डेवलपमेंट जोन प्रारंभ करने की योजना बनाई। यह याद करने वाली बात है, बट इतना इम्पोर्टेंट यह प्रश्न नहीं है क्योंकि यह उस समय के लिए सारगर्भित प्रश्न था। प्रश्न कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण था, तो मानसून की अनुकूलता था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली। हैरड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी एवं हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं चालू की गईं। इस योजना में कृषि क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इस योजना में विकास दर का लक्ष्य 2.1% रखा गया और प्राप्ति 3.6% की रही। इस योजना की सफलता का मुख्य कारण अनुकूल मानसून था, जिसके कारण फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई। निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों से मेल करना है आपको। यहाँ यह जो प्रश्न है आज के समय में भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर पहली जो योजना थी वह सामुदायिक विकास से संबंधित थी। दूसरी योजना तीव्र औद्योगिकरण के लिए। तीसरी योजना जो थी वह आधारभूत उद्योगों का प्रसार करने के लिए। चौथी योजना यह स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ समृद्धि। पांचवी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। ठीक है, इस हिसाब से यहाँ पर देख लेते हैं हम। व्याख्या में भी यही दिया गया है और ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न कह रहा है कि स्वस्फूर्ति विकास का उद्देश्य किस योजना में अपनाया गया। अभी हमने देखा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्वस्फूर्ति विकास के लक्ष्य को अपनाया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना चक्रवर्ती मॉडल का प्रभाव देखा जा सकता है इस पर, परंतु इस मॉडल का वास्तविक प्रयोग चौथी में हुआ। किसका? चक्रवर्ती मॉडल का। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रोफेसर पी महालनोबिस दूसरी पंचवर्षीय योजना जिनसे जुड़ी हुई है उनका नाम जुड़ा है। फिर देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आज भी यह प्रश्न रिलेवेंट है, आज भी पूछा जा सकता है। प्रश्न कह रहा है कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्र गति से वृद्धि के साथ समावेशी विकास था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना था। पीएम मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 11वीं पंचवर्षीय योजना, जिसकी समयावधि थी 2007 से 2012 में प्रारंभ हुई, जिसका लक्ष्य तीव्र गति के साथ समावेशी विकास था। प्रश्न कह रहा है कि भारत में प्रारंभ की गई किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय संपोषणीय विकास था? तो फिर से वही 11वीं पंचवर्षीय योजना। प्रश्न कह रहा है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। व्याख्या में हम देख लेते हैं कि योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था थी, जैसे अब नीति आयोग है, जिसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था।
इसका मुख्य कार्य केंद्र की पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना तथा राज्यों की वार्षिक योजनाओं के संबंध में सलाह देना था। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया। यह याद रखिएगा कि नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का स्थान लिया। प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ। कई बार प्रीवियस में पूछा गया प्रश्न है और प्रीवियस में आए हुए हमेशा से महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही है। अभी 2000 देखिए, यह 2021 में 15 में पूछा गया प्रश्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण है यह प्रश्न। यहाँ पर बताया गया है 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा की गई। राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, सभी राज्यों के सीएम, मुख्यमंत्री यानी, और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि तथा नीति आयोग के सभी सदस्य शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री इस परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद एक महत्वपूर्ण संगठन है जो देश की विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए बाध्य है। प्रश्न कह रहा है कि योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। अब वर्तमान में इनके उपाध्यक्ष कौन हैं, यह आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सत्य नहीं है कि भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णयन संस्था योजना आयोग है। अब यह नीति आयोग हो गया है। ठीक है, तो आप यह देख लीजिएगा। बाकी यह 3 ऑप्शन सही है, जिसे हम देख लेते हैं। भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का भी सचिव होता है, यह भी सही था। और भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है, यह भी सही है। प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यतः संबद्ध है, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन करने के लिए संबद्ध था यह। तो अब पूछेगा तो ऐसे पूछ लेगा संबद्ध था। ठीक है, कई बार पूछा गया है प्रश्न। राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर सांविधिक निकाय है। ठीक है, गैर सांविधिक निकाय जिसका गठन आर्थिक नियोजन हेतु राज्यों एवं योजना आयोग के बीच सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किया गया था। सरकार ने एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष तथा योजना आयोग के सचिव ही इसका सचिव होता है। अब यहाँ पर और भी बातें बताई गई हैं जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यह प्रश्न जरूर देख लेना है अगर आ गया तो, जिससे आप इसे सॉल्व कर पाएँ। प्रश्न कह रहा है कि विजन 2020 एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है। विजन 2020 प्रपत्र या विजन 2020 डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था। तो विजन 2020 जो है योजना आयोग द्वारा तैयार किया गया था। योजना आयोग द्वारा श्री SP गुप्ता की अध्यक्षता में गठित कार्यदल द्वारा भारत के अध्ययन के पश्चात प्रस्तुत इस प्रपत्र में 20 वर्षीय विकास योजना की योजना प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नीति आयोग की संचालन परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो राज्य का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री करते हैं। यहाँ व्याख्या में बताया गया है कि नीति आयोग की संचालन परिषद में राज्यों का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल करते हैं। भारत के परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय संस्थान, जिसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, जिसे भारत सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में सेवा के लिए बनाया गया है। यह संस्थान राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करता है और भारत सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति पर नज़र रखता है।
योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। यह संस्थान स्वास्थ्य, शिक्षा और उनसे संबंधित विभिन्न नीतियों, विभिन्न मुद्दों पर सरकार को सलाह देने के लिए जिम्मेदार है। यहाँ पर नीति आयोग की प्रशासनिक संरचना के विषय में बताया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है, आप देख लीजिए यहीं पर। यह अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाएगा। संचालन परिषद सभी राज्यों के सीएम, मुख्यमंत्री सभी राज्य के, और केंद्र शासित राज्यों के उपराज्यपाल। क्षेत्रीय परिषद में कौन है? विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जो मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल की बैठक की अध्यक्षता करता हो। तदर्थ सदस्य अग्रणी अनुसंधान संस्थानों से बारी बारी 2 पदेन सदस्य। मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत सरकार का सचिव, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नामित किया जाता है। तो यह जो एडिशनल जानकारी है ना, यह महत्वपूर्ण है हमारे एग्ज़ाम के लिए, आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा। एक पेन और कॉपी लेकर के लिख भी लीजिएगा इसको। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों को कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? तो नीति आयोग। ठीक है, सेम चीज़ें आपको व्याख्या में बताई गई हैं कि भारत सरकार कई आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय विकास आधारित क्षेत्र केंद्रीय परियोजनाएं संचालित करती है, जिन्हें सम्यक निगरानी तथा कार्यान्वयन की आवश्यकता होती है। ये विकासात्मक कार्यक्रम नीति आयोग द्वारा मूल्यांकित तथा क्रियान्वित किए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा घोषित भारत में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए नोडल संस्था नीति आयोग है, जिसके पास इन सतत विकास लक्ष्यों को पूर्ण करने हेतु 2030 तक की समय सीमा है। तो सतत विकास का लक्ष्य की समय सीमा 2030 है। नेक्स्ट राष्ट्रीय आय के प्रश्न हैं, उसे हम अभी थोड़ी देर में ही वीडियो आपको मिल जाएगा, उसमें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।